कहते हैं कि पुलिस अगर अपने पर आ जाए तो कठिन से कठिन केस को भी वो चंद घंटों में सुलझा देते हैं और उनको समय भी नहीं लगता। लेकिन अगर पुलिस अपनी ही लापरवाही में आ जाए तो वो केस सालों चलता है और सालों तक उस केस का खुलासा नहीं होता। आज कुछ ऐसा ही है। एक कहानी है, एक कत्ल है जिसका खुलासा 19 साल के बाद होता है। 19 साल के बाद घर वालों को ये पता चलता है कि उनके बच्चे का कत्ल आखिर किया किसने था, और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर पुलिस वाला ऐसा होता है, लेकिन हकीकत बात ये कही जाए कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई थी। तो दोस्तों, क्या है आज की कहानी और किसका केस है जो पूरे 19 साल के बाद सॉल्व हुआ था, हम जानेंगे सिलसिलेवार। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं, पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कह रही हूँ कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की ये कहानी आखिर है क्या, और क्या था ऐसा केस जिसको सुलझाने में पुलिस को 19 साल लग गए। छठी क्लास में पढ़ने वाले महादेवन का स्कूल घर से कई किलोमीटर दूर था। वह पैदल ही स्कूल आता जाता था, जबकि उसके साथ पढ़ने वाले कई छात्र साइकिल से आते जाते थे। उसका मन करता था कि उसके पास भी साइकिल हो। उसने अपने पिता विश्वनाथन आचार्य से कई बार साइकिल दिलाने का अनुरोध किया, लेकिन वह अभी उसे साइकिल दिलाना नहीं चाहते थे। और इसकी वजह यह थी कि महादेवन की उम्र अभी केवल 13 साल की थी। 3 बेटियों के बीच वह उनका अकेला बेटा था और इसीलिए वह कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। वह चाहते थे कि 2 से 3 साल बाद बेटा जब थोड़ा सा बड़ा और समझदार हो जाएगा तो उसे साइकिल भी दिलवा देंगे। मगर महादेवन को पिता की बात अच्छी नहीं लगी और उसने साइकिल खरीदवाने की जिद पकड़ ली। वैसे विश्वनाथन आचार्य के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनकी केरल के चंगनासेरी के निकट मडमूला में उदया स्टोर के नाम से एक दुकान थी। दुकान से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही थी और परिवार भी उनका कोई ज़्यादा बड़ा तो था नहीं। परिवार में पत्नी विजयलक्ष्मी के अलावा 3 बेटियां और एक बेटा महादेवन था। चूँकि वह इकलौता बेटा था, इसलिए घर के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। सभी का लाडला होने की वजह से उसकी हर मांग पूरी भी की जाती थी। विश्वनाथन ने उसके जन्मदिन पर उसे 1 तोला सोने की चेन गिफ्ट की थी और जिसे वह हर समय पहने रहता था। वह उसे साइकिल खरीदवाने के पक्ष में तो थे, लेकिन अभी उसकी उम्र कम होने की वजह से फिलहाल मना कर रहे थे। लेकिन बेटे की जिद और मायूसी के आगे विश्वनाथन को झुकना पड़ा और आखिर उन्होंने बेटे को एक साइकिल खरीदवा ही दी। साइकिल पाकर महादेवन की खुशी का ठिकाना न रहा। यह बात सन 1995 की है और इसके बाद महादेवन दोस्तों के साथ साइकिल चलाने लगा। जब वह अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख गया तो उसी से वह स्कूल भी आने जाने लगा। महादेवन 2 सितंबर 1995 को भी घर से साइकिल लेकर निकला था, लेकिन तब से आज तक वह वापस नहीं लौटा। दरअसल स्कूल से लौटने के कुछ समय बाद महादेवन साइकिल लेकर निकल गया। ऐसा वह रोजाना करता था और 1-2 घंटे में घर लौट आता था। उस दिन वह कई घंटे बाद भी घर नहीं लौटा तो माँ विजयलक्ष्मी को चिंता हुई। उन्होंने उसे उन जगहों पर जाकर देखा जहाँ वह साइकिल चलाता था। महादेवन नहीं मिला तो विजयलक्ष्मी ने दुकान पर बैठे पति के पास बेटे के गायब होने की खबर भिजवा दी। बेटे के घर न लौटने की बात सुनकर विश्वनाथन आचार्य दुकान से सीधे घर चले आए। उन्होंने बेटे की इधर उधर ढूंढना शुरू किया और उसके यार दोस्तों से पूछा, परंतु उन्हें बेटे के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। इकलौते बेटे का कोई पता न चलने से माँ का रो रो कर बुरा हाल था। चारों तरफ से हताश होने के बाद विश्वनाथन पत्नी के साथ थाना चंगनाशेरी पहुंचे और थाना प्रभारी को बेटे के गुम होने की बात बताई, लेकिन थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया
उन्होंने बस उसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली। थाने में बच्चे के गुम होने की सूचना दर्ज कराने के बाद भी आचार्य अपने स्तर से बेटे को ढूंढते रहे। काफ़ी खोजने के बाद भी उनके हाथ निराशा ही लगी। बच्चे के गायब होने के 4-5 दिनों बाद आचार्य के घर पर एक चिट्ठी आई। चिट्ठी पढ़कर वह सन्न रह गए और उस चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारा बेटा महादेवन हमारे कब्जे में है। अगर तुम्हें वह जिंदा चाहिए तो मोटी रकम का इंतजाम कर लो। पैसे पहुंचाने के लिए चिट्ठी में एक पता लिखा है। आचार्य बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और उन्होंने तय किया कि अपहरणकर्ता उससे चाहे जितने पैसे ले लें, लेकिन उन्हें बेटा सही सलामत मिले, मामला कहीं उल्टा ना हो जाए। इसलिए उन्होंने चिट्ठी वाली बात पुलिस को नहीं बताई। पैसे इकट्ठे करने के बाद वह अकेले ही चिट्ठी में दिए गए पते पर नियत समय पर पहुंच गए। जिस कलर के कपड़े पहने हुए व्यक्ति को पैसे सौंपने की बात पत्र में लिखी थी, उस कलर के कपड़े पहने वहाँ कोई भी नहीं दिखा। आचार्य ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, फिर भी उन्हें उस रंग के कपड़े पहने कोई शख्स नहीं दिखा। उन्होंने वहाँ कुछ देर इंतजार किया और इसके बाद भी उस कलर के कपड़े पहने कोई शख्स नहीं आया तो वह निराश होकर घर लौट आए। फिर आचार्य ने अगले दिन अपहरणकर्ताओं द्वारा भेजी गई चिट्ठी के बारे में पुलिस को बता दिया। पत्र से पुलिस को भी यकीन हो गया कि महादेवन का किसी ने पैसों के लिए अपहरण किया है। पत्र द्वारा पुलिस ने अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर उधर हाथ मारने के बाद पुलिस को कामयाबी नहीं मिली तो उसने इस संवेदनशील मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आचार्य थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी बात पर तवज्जो ही नहीं दिया। 13 वर्षीय महादेवन को घर से गए हुए महीने साल बीत गए। बेटे की याद में रोते रोते विजयलक्ष्मी की आंखों के आंसू सूख चुके थे तो पुलिस अधिकारियों के पास चक्कर लगाते लगाते आचार्य के जूते घिस चुके थे। इसके बाद भी आचार्य ने हिम्मत नहीं हारी। वह बेटे को खोजने का दबाव पुलिस पर बनाते रहे। आचार्य को जब लगा कि पुलिस बेटे को ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है तो उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस केस की जांच क्राइम ब्रांच से कराने का आदेश भी दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर क्राइम ब्रांच के एडीजीपी विल्सन एम पॉल ने पुलिस अधीक्षक केजी साइमन के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई और इस टीम में एसआई केएफ जॉब, एबी पून्यम, नंगराज आदि को शामिल किया गया और इसके बाद क्राइम ब्रांच ने महादेवन के रहस्यमय तरीके से गायब होने की तफ्तीश शुरू की। चूँकि उसको गायब हुए कई साल बीत चुके थे, इसलिए काफ़ी मशक्क़त के बाद भी क्राइम ब्रांच को ऐसा कोई सूत्र नहीं मिल सका जिसे पता चल सकता कि महादेवन कहाँ गायब था। अपने इकलौते बेटे के गम में विश्वनाथन आचार्य की हालत ऐसी हो गई थी कि सन 2006 में उन्होंने दम तोड़ दिया। 54 साल की उम्र में पति के गुजर जाने के बाद विजयलक्ष्मी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे के गम में वह पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और बाद में उसकी भी तबीयत खराब रहने लगी और सन 2009 में उसने भी दम तोड़ दिया। महादेवन को गायब हुए 14 साल हो चुके थे। उसकी चिंता में माँ बाप चल बसे थे और जो 3 बहनें थीं वो भी भाई के गम में अक्सर रोती रहती थी। उधर क्राइम ब्रांच के लिए यह केस एक चुनौती के रूप में था। क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर से केस की जांच महादेवन के घर से ही शुरू की। इस बार क्राइम ब्रांच की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि आचार्य की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। फिर यह पता लगाया कि महादेवन जब साइकिल लेकर घर से निकला तो उसके साथ कौन था। इस बारे में टीम ने उसके दोस्तों और मोहल्ले के लोगों से भी बात की। इस पर मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि उस दिन महादेवन को हरि कुमार की साइकिल की दुकान पर देखा गया था। इस बात की पुष्टि महादेवन की दुकान पर काम करने वाले एक युवक ने भी की थी। इससे क्राइम ब्रांच के शक की सुई हरि कुमार की तरफ घूम गई। हरि कुमार की मटमूला जंक्शन के पास साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। क्राइम ब्रांच टीम ने पूछताछ के लिए हरि कुमार को बुलवा लिया, लेकिन उसने टीम को यही बताया कि महादेवन अपनी साइकिल ठीक कराने अक्सर उसकी दुकान पर आता रहता था। उस दिन भी उसकी साइकिल खराब हो गई थी। साइकिल ठीक कराकर वह उसके यहाँ से चला गया था। पुलिस टीम को लग रहा था
कि हरि कुमार सही बात नहीं बता रहा है, लिहाजा उस दिन उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। इसी बीच टीम ने हरि कुमार की लिखावट का जो नमूना ले लिया था। आचार्य के पास फिरौती का जो लेटर आया था वह पुलिस फाइल में लगा हुआ था। क्राइम ब्रांच ने उस पत्र की राइटिंग और हरि कुमार की राइटिंग को जांच के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा। फॉरेंसिक जांच में दोनों राइटिंग एक ही व्यक्ति की पाई गई। इससे स्पष्ट हो गया था कि आचार्य के पास फिरौती का जो पत्र आया था वह हरि कुमार ने ही भेजा था। उसका मतलब हरि कुमार ने ही महादेवन का अपहरण किया था। हरि कुमार के खिलाफ पक्का सबूत मिलने पर क्राइम ब्रांच ने उसे पूछताछ के लिए फिर से उठा लिया। चूँकि टीम को अब पुख्ता सबूत मिल चुका था, इसीलिए टीम ने इस बार उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसने महादेवन की हत्या कर दी थी। 19 साल पहले उसने एक नहीं बल्कि दो हत्याएं की थी। दो हत्याएं करने का राज उसने उगल दिया था। दूसरा कत्ल उसने अपने एक नज़दीकी दोस्त का किया था। उस दोस्त की गुमशुदगी भी आज तक रहस्यमय बनी हुई थी। महादेवन की हत्या की उसने जो कहानी बताई वह बेहद ही हैरान कर देने वाली थी। विश्वनाथन के बेटे की जिद के आगे झुककर उसे साइकिल दिला तो दी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यही साइकिल हमेशा के लिए बेटे को उनसे दूर कर देगी। महादेवन की मुराद पूरी हो चुकी थी और इसलिए वह फूला नहीं समा रहा था। स्कूल भी साइकिल से ही आने जाने लगा था। इसके अलावा स्कूल से लौट आने के बाद वह यार दोस्तों के साथ साइकिल चलाता था। मधमूला जंक्शन के पास हरि कुमार की साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। जब कभी महादेवन की साइकिल खराब होती वह हरि कुमार की दुकान पर जाकर ठीक करवाता था। महादेवन एक खाते पीते परिवार से था। वह हर समय गले में सोने की चेन पहने रहता था, जबकि हरि कुमार आर्थिक परेशानी झेल रहा था। साइकिल रिपेयरिंग की दुकान से उसे कोई खास आमदनी नहीं होती थी। 13 साल के महादेवन के गले में सोने की चेन देखकर हरि कुमार के मन में लालच आ गया, पर अपना विश्वास जमाने के लिए हरि कुमार उससे बड़े प्यार से बात करना शुरू कर दिया। 2 सितंबर 1995 को स्कूल से लौटने के बाद महादेवन ने खाना खाया और साइकिल लेकर घर से निकल गया। ऐसा वह रोजाना करता था और 1-2 घंटे बाद लौट आता था। उस दिन घर से निकलने के बाद महादेवन की साइकिल खराब हो गई। वह साइकिल ठीक कराने हरि कुमार की दुकान पर गया। चूँकि उस समय दुकान पर कई ग्राहक पहले से बैठे थे, इसलिए हरि कुमार ने साइकिल अपने यहाँ खड़ी कर ली और उससे थोड़ी देर बाद आने को कहा। कुछ देर बाद महादेवन साइकिल लेने पहुँचा तो उस समय हरि कुमार दुकान पर अकेला था। महादेवन से सोने की चेन छीनने का अच्छा मौका देखकर हरि कुमार ने उसे दुकान में बुला लिया और जैसे ही महादेवन दुकान में घुसा, हरि कुमार ने उसके गले की चेन निकालने की कोशिश की। महादेवन ने इसका विरोध किया और चीखने लगा। तभी हरि कुमार ने दुकान बंद कर दी और उसका गला दबाने लगा। गले पर दबाव बढ़ा तो महादेवन का दम घुटने लगा और कुछ ही पलों में दम घुटने से उस बच्चे की मौत हो गई। उसकी हत्या करने के बाद हरि ने उसके गले से 1 तोला वजन की सोने की चेन निकाल ली। उसका मकसद पूरा हो चुका था। अब उसके सामने समस्या लाश को ठिकाने लगाने की थी और इसके लिए उसने अपने दोस्त कोनारी सली और साले प्रमोद को दुकान पर ही बुला लिया। महादेवन की हत्या के बाद उसने उन्हें बता दी। तीनों ने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और योजना के बाद उन्होंने लाश को एक बोरे में भरा और ऑटो में रखकर उसे कोट्टायम के निकट एक तालाब में डाल दिया। लाश ठिकाने लगाकर हरि कुमार निश्चिंत हो गया, लेकिन यह उसकी भूल थी। उसके दोस्त कोनारी सली ने ही उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस को हत्या की बात बताने की धमकी देकर वह उससे पैसे ऐंठने लगा। हरि कुमार उसका मुंह बंद करने के लिए उसकी डिमांड पूरी करता रहा। इसी दौरान हरि कुमार ने 1.25 लाख रुपए में अपनी ज़मीन बेची। कोनारी सली को जब यह बात पता चली तो उसने हरि कुमार को 50,000 रुपये देने की मांग की। अब हरि कुमार उसे कोई पैसा नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि अगर उसे पैसे देने को साफ मना कर देगा तो कुलारी पुलिस के सामने हत्या का राज खोल सकता है। इस बारे में हरि ने अपने साले प्रमोद से बात की और दोनों ने कुनारी सली से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का प्लान बना लिया। योजना के अनुसार
हरी ने वासपल्ली में त्योहार के दिन शाम 7 बजे कुनारी सली को शराब पीने के लिए अपनी दुकान में बुला लिया। लालच में कुनारी सली वहां पहुंच गया। दुकान में ही तीनों ने शराब पीनी शुरू कर दी और इसी दौरान उन्होंने कुनारी सली के पैग में साइनाइड मिला दिया। जहर मिली शराब पीने से कुछ ही देर में कुनारी सली की मौत हो गई। दोनों उसकी लाश को बोरे में भरकर एक ऑटो से कोट्टायम मरैपल्ली के पास ले गए। यहाँ पास में ही कुनारी सली का घर था। वहीं पास में स्थित एक पानी भरे गहरे तालाब में वह बोरी डाल दी। इसी तालाब में उन्होंने महादेवन की भी लाश डाली थी। इस तालाब को लोग प्रयोग ही नहीं करते थे। उसकी लाश ठिकाने लगाने के बाद दोनों अपने अपने काम में जुट गए। कुनारी सली की हत्या महादेवन की हत्या के करीब 1.5 साल बाद की गई थी। इधर जब कुनारी सली कई दिनों बाद भी घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। काफ़ी छानबीन के बाद भी जब वह घर नहीं आया तो घर वालों ने यही सोचा कि वह बिना बताए घर छोड़कर कहीं भाग गया है। इसके कुछ दिनों बाद हरि कुमार के साले प्रमोद की भी बाथरूम में फिसल जाने के बाद मौत हो गई। उसकी मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई थी। जुर्म के दोनों राजदारों की मौत के बाद हरि कुमार बेखौफ हो गया। अब उसे किसी का कोई डर नहीं रह गया था। इस पूछताछ के बाद जब लोगों को पता चला कि हरि कुमार ने न केवल महादेवन की बल्कि अपने दोस्त कुनारी सली की भी हत्या कर दी है, सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होने लगे। वे हरि कुमार को सौंप देने की मांग कर रहे थे ताकि वे अपने हाथों से उसे सजा दे सके, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। महादेवन को खोजते खोजते उसके माँ बाप गुजर चुके थे। अब उसकी 3 बहनें सिंधु, स्वप्ना और स्मिता ही बची थी। भाई की हत्या का राज खुलने के बाद भी वो थाने गई। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उनके घर को तबाह करने वाले हत्यारे हरि कुमार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस हत्यारे हरि कुमार को उस जगह पर लेकर गई जहां उसने दोनों लाशें ठिकाने लगाई थी। चूँकि हत्याएं किए हुए 18 से 19 साल बीत चुके थे, जिससे वहां से लाशों से संबंधित कोई चीज़ नहीं मिली। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अगर पुलिस कोशिश करे तो अपराधी तक पहुंच ही जाती है। सबूत खत्म करने के बाद हरि कुमार भले ही पुलिस से 19 सालों तक बचता रहा, लेकिन पुलिस के हाथ तक पहुंच ही गए। लाख कोशिश करने के बाद भी हत्यारा पुलिस से बच नहीं सका। क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये है एक दर्दनाक कहानी, और कहानी के बारे में क्या कहें, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बच्चे की हत्या कैसे की गई होगी, लेकिन ये हकीकत है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब सिलसिला आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया था वो था राहुल खत्री जी का, और उन्होंने स्टोरी पर कमेंट किया था, हे भगवान सो सैड स्टोरी। हकीकत बात यही है राहुल जी की सारी क्राइम की स्टोरी जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। इनमें से ये स्टोरी भी है। तो थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, और चैनल पर लगातार बने रहने के लिए, परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए। बस ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। इसके अलावा मेरे पास एक कमेंट आया है तरुण राजपूत जी का, और उन्होंने कमेंट में कहा है कि फिर तो हम आपके नज़दीक ही रहते हैं, रूपनगर में। तो बिल्कुल, रूपनगर को नॉर्मली हम रोपड़ के नाम से जानते हैं, और चंडीगढ़ से महज ही कुछ किलोमीटर दूर है ये रूपनगर, मीन्स रोपड़। तो बिल्कुल तरुण जी, आप हमारे आसपास ही रहते हैं, इवन ट्राई सिटी के आसपास ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने कहानी सुनी भी है और आपने कहानी पर रिप्लाई भी किया है। बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। इसके अलावा मेरे पास कमेंट आया है सुषमा शाह जी का, और सुषमा शाह जी ने रोटी वाला मेरा एक वीडियो देखा है जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में अपलोड किया था, एंड उन्होंने कमेंट किया है कि हाय मैम, बेहद सरल तरीके से आपने रोटी बनाना सिखाया है। तो थैंक यू वेरी मच सुषमा जी। बस वीडियो था और डाला था तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने डाल दिया।
और अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मेरे पास एक कमेंट आया है सुखवीर कौर जी का, और सुखवीर कौर जी ने कमेंट में लिखा है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो सुखवीर कौर जी, थैंक यू वेरी मच कि आपको आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें और हमेशा अपना प्यार देते रहें, क्योंकि आप लोग हैं तो ये मेरा चैनल है और आपका ये परिवार है। तो थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और परिवार का मेंबर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।